नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी जो चल रही होगी वो एकदम मस्त चल रही होगी। इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हमने सब्जेक्ट कोड BPSC 104 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला को शुरू किया है। आशा है इस सीरीज़ को पूरा करने में आपका साथ और सहयोग हमें ज़रूर मिलेगा। जहां इस श्रृंखला में टोटल हम लगभग 12 से 15 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो प्रश्न ये होगा कि भारत में दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए और यह समय के साथ कैसे बदली है, हमें यह बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हमेशा पहले ही आता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि भाई भारत में दलीय व्यवस्था का वर्णन करो और फिर ये बताओ कि टाइम के हिसाब से इसमें क्या चेंज आया है। ठीक है, तो इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझें हम, उससे पहले हम ये जान लेते हैं भाई ये दलीय व्यवस्था क्या होती है। इंग्लिश में दलीय व्यवस्था को बोलते हैं पार्टी सिस्टम। तो देखो पार्टी सिस्टम जो है वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम यानी कि एक दलीय व्यवस्था। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पार्टी शासन करती है। तो जिन देशों में एक पार्टी शासन करती है हम कहते हैं वो एक दलीय व्यवस्था है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी। फिर इसी तरीके से कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर ड्यूल पार्टी सिस्टम होता है। ड्यूल पार्टी सिस्टम मतलब दो दलीय प्रणाली। जैसे आप अमेरिका के चुनाव को देखो, ब्रिटेन के चुनाव को देखो, यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो इसे बोलते हैं द्विदलीय व्यवस्था। और तीसरा होता है मल्टी मल्टी मतलब बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां चुनाव में लड़ती हैं, चुनाव में प्रतिस्पर्धा करती हैं और उसके बाद जिस भी दल को मेजोरिटी मिलती है उसकी सरकार बन जाती है। तो अगर दलीय व्यवस्था की बात करोगे तो तीन प्रकार की दलीय व्यवस्था है। एक है एकल दलीय व्यवस्था, सिंगल पार्टी सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि एक ही दल चुनाव में भाग लेगा, उसी दल से ही लोग चुनाव में खड़े होंगे, जैसे कि चाइना हो गया। फिर है ड्यूल पार्टी सिस्टम यानी कि दो दलीय प्रणाली, जहां पर दो पार्टियां जो है चुनाव में भाग लेंगी। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय प्रणाली की बात कर दोगे आप, तो बहुदलीय प्रणाली वो प्रणाली होगी जिसमें बहुत सारी पार्टियां चुनाव में भाग लेंगी। तो ये तो हो गया दलीय व्यवस्था के प्रकार। अब देखो दलीय व्यवस्था की परिभाषा। तो दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम का मतलब यह है कि ऐसे राजनीतिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल देश के शासन में भाग लेते हैं। यानी कि दलीय व्यवस्था का मतलब यह है एक ऐसी राजनीतिक संरचना, एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल देश के शासन में भाग लेंगे, चुनाव में कंपटीशन करेंगे और जनमत यानी कि जनता की राय को संगठित करेंगे। यह व्यवस्था यह निर्धारित करेगी, यानी कि पार्टी सिस्टम ये सेट करता है कि सत्ता किन दलों के हाथ में होगी और राजनीतिक निर्णय कैसे लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने में जो वहाँ का पार्टी सिस्टम है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पार्टी सिस्टम ये डिसाइड करता है कि देश के लिए किस प्रकार की पॉलिसी बनेगी, कब कब चुनाव होंगे, चुनाव के तरीके क्या होंगे, जनता को क्या सहूलियत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, सत्ता किसके पास होगी, पॉलिटिकल लीडर कौन होगा, ये सारे डिसीजन पार्टी सिस्टम ही लेता है। तो भारत में की अगर आप दलीय व्यवस्था की बात करोगे तो भारत में तो भाई दलीय व्यवस्था बहुत उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है। और बहुपक्षीय प्रणाली यानी कि बहुत सारे दल हैं यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में सत्ता हासिल करते हैं, पॉलिसीज बनाने के लिए कंपटीशन करते हैं। यह व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है और समय के साथ इसमें बदलाव हुआ है। तो ये तो हो गया इंट्रो क्वेश्चन का। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो पार्टी सिस्टम है वो कैसा था और टाइम के हिसाब से इसमें क्या चेंज आया। तो कुल मिलाकर पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि एक देश में जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनती हैं, चुनाव के लिए जो कंपटीशन होता है उसके लिए कुछ पार्टियां होती हैं और वो अपना एक सिस्टम को सेट करती हैं। और ये तीन प्रकार का होता है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। भारत की बात करोगे तो 1947 से लेकर 1967 तक, तो 1947 से लेकर 1967 तक, बल्कि मैं इसे कह देता हूँ कि 1977 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था का दौर था। एक दलीय व्यवस्था मतलब लगातार 47 में आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 52 में हमारे देश में पहला इलेक्शन हुआ। जब 52 में पहला इलेक्शन हुआ तो इसमें भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते, 57 में भी वही जीते, 62 में भी वही जीते, फिर 67 में इंदिरा गांधी जीती और 71 में फिर से इंदिरा गांधी जीती। तो इस प्रकार से लगभग 30 सालों का हिसाब किताब ऐसा था जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस की डोमिनेंस पावर थी। तो आज़ादी के बाद भारत में लगातार जो है कांग्रेस चुनाव पे चुनाव जीतती गई, इसलिए कुछ राजनीतिज्ञ जो हैं वो इसे कांग्रेस का दौर कहते हैं, कुछ लोग इसे एकल दलीय व्यवस्था का दौर कहते हैं, कि जहां पर बहुत सारी पार्टियां तो हैं लेकिन जीत एक ही पार्टी रही है। तो मान लो क्वेश्चन कहे क्या भारत में एक दलीय व्यवस्था थी, तो आप कहोगे डेफिनेटली थी, क्योंकि शुरुआत के आम चुनाव में लगातार कांग्रेस की जो जीत थी इसे ही एक दलीय व्यवस्था कहा गया, इसे कांग्रेस का प्रभुत्व कहा गया, इसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया। तो जब आप भारत का पार्टी सिस्टम देखते हो तो शुरुआत के 30 सालों तक लगभग
कांग्रेस ने जो है केंद्र और राज्यों में ज़्यादातर सत्ता बनाए रखी। इस समय जो अपोजिशन पार्टियां थी वो बहुत कमज़ोर थीं, जो विपक्षी दल थे वो बहुत ही बिखरे हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, डीएमके जैसी जो पार्टियां ये उभर रही थी, लेकिन सत्ता में इनकी ज़्यादा भूमिका नहीं थी। अगर आपको मैं पहले इलेक्शन के बारे में बताऊं तो पहला इलेक्शन जो है वो 489 सीटों पर हुआ था और इसमें 364 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती थी और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसकी केवल 16 ही सीटें थी। देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर भारत में आप दलीय व्यवस्था की बात करते हो तो सबसे पहले क्या बताओगे आप कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार कांग्रेस का दबदबा था। भारतीय राजनीति में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार कांग्रेस जीत रही थी, इसलिए इसे एक दलीय व्यवस्था का दौर कहा जाता है। फिर 1967 के बाद स्टेट में और 1989 के बाद सेंट्रल में बहुदलीय राजनीति का आरंभ हुआ, यानी कि 1967 तक तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी जो है कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब 1967 के इलेक्शन हुए तो कई राज्यों में कांग्रेस हार गई, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हार गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जो है कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ पर जो है इसकी सरकार नहीं बनी। जैसे पंजाब में अकाली दल का उदय हुआ इस दौरान, तमिलनाडु में डीएमके दल का उदय हुआ, इन्होंने जीत हासिल करी। तो 1967 के बाद भारत में बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हो गई, जहां राज्यों में कांग्रेस को हार मिलने लगी और विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अपनी पहचान वहां पर बनानी शुरू कर दी। तो भारत की अगर आप दलीय व्यवस्था पढ़ोगे तो पहले चुनाव से लेकर चौथे चुनाव तक यानी कि 67 तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है। 1967 के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बिखरने लगी है और ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लगा है। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होने लगी है। यहाँ पर गठबंधन का मतलब होता है, देखो जब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उन्हें गठबंधन की सरकार कहते हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था। 1989 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी गठबंधन की सरकार बनी। तो 1989 से लेकर लगातार अब तक 2025 में भी गठबंधन की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस समय 2024 में आपको पता ही है जो है सरकार जो आई है एनडीए की आई है, किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं मिली है। तो 1989 के बाद भारत में गठबंधन का युग शुरू हुआ। राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अलग अलग छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन कर लिए और गठबंधन करके सरकार बनानी शुरू कर दी। यूपीए जो कि कांग्रेस का गठबंधन था, जो कि जिसका नाम अभी इंडिया अलायंस हो चुका है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का गठबंधन था एनडीए। तो इन दोनों प्रमुख पार्टियों ने मिलकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और इस प्रकार से भारत की राजनीति का स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया है। तो एग्जाम में जब पूछा भारत में पार्टी सिस्टम में चेंज हुआ है क्या, तो आप बताओगे देखो भाई पहले चुनाव से लेकर 67 के चुनाव तक लगातार केंद्र में भी और राज्यों में भी जो है कांग्रेस की सरकार जीत रही थी। 67 में पहली बार कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, खासतौर पर साउथ के स्टेट्स में, जहां से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। फिर उसके बाद 1989 के बाद गठबंधन की सरकारें शुरू हो गई, जहां बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकारें बना रही थी, किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा अगर मैं और समझाऊं आपको तो देखो टोटल लोकसभा में सीटें हैं 543, सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। अब ऐसे में अगर किसी भी पार्टी को 272 सीटें ना मिले फिर दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगी, इसे गठबंधन की सरकार कहेंगे। तो 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, फिर एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब गठबंधन की सरकारें हैं। मनमोहन सिंह जी की बात करोगे 2004 से लेकर 14 तक गठबंधन की सरकार है। मोदी जी 14 से लेकर 24 तक मेजोरिटी में थे, लेकिन अब उनके में भी गिरावट दर्ज हो गई है। इस बार 240 सीटें ही आई हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर गठबंधन की सरकार फिर से शुरू हो चुकी है। तो 21वीं सदी की बात करोगे तो ये मैंने बीजेपी का पूरा सिनेरियो आपको समझाई दिया जो यहाँ पर लिखा है। समकालीन युग में बदलाव आया है। भारत में जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा ध्रुवीकृत हो गई है। आज धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर जो है राजनीति उलझती जा रही है। राजनीतिक व्यवस्था का डिजिटलीकरण हो चुका है। इस समय बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया और तकनीकी साधनों का चुनाव प्रचार में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की दलीय व्यवस्था समय के साथ बहुदलीय प्रणाली में विकसित हुई है। हालांकि फिर भी अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो दो ही दल प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो समय और परिस्थितियों के हिसाब से और जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से सिनेरियो चेंज हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं मान के चल रहा हूँ डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो या व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि भारत में अलग राज्यों की मांग की विवेचना कीजिए और इनके उदाहरण भी दीजिए। देखो पृथक राज्य मतलब होता है, पृथक मतलब होता है अलग। तो अगर आप देखो भारत इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पढ़ोगे तो भारत में लगातार कुछ राज्य अलगाव की मांग करते रहते हैं, अलग अलग राज्य की मांग करते रहते हैं और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को यहाँ उदाहरण सहित बताना है। तो देखो भारत में अगर आप पृथक राज्य की मांग करोगे तो इसका बहुत ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है।
लगातार सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याओं की वजह से ये मांग हमारे यहाँ उठती रहती है। आप सभी को पता है भारत एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर बहुत सारी भाषा, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। और ऐसे में कई बार कुछ लोगों को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में वो कहते हैं कि हम भाई अलग होना चाहते हैं क्योंकि ये सरकार हमें ध्यान हमारी तरफ नहीं दे रही है। तो जब भी किसी राज्य को परायापन लगता है, जब भी किसी राज्य को ऐसा लगता है सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जब भी किसी राज्य को दबाव महसूस होता है, जब भी किसी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि यार हम यहाँ खतरे में हैं, तो वो लोग अलगाव की मांग करते हैं। तो अलगाव के प्रमुख कारण है, सबसे पहला भाषाई कारण। तो आज़ादी के बाद जो सबसे पहला मुद्दा उठा वो भाषा उठा, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात करी और फिर इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना। तो भारत में आज़ादी के बाद से ही मुद्दा उठा कि भाई जिस राज्य की जैसी भाषा होगी उस राज्य का वैसी नाम होगा, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। तो फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और पहली बार जो पहला राज्य हमारे देश का बना वो बना आंध्र प्रदेश, और ये भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो कई बार क्षेत्र अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए नया राज्य चाहता है। जैसे असम में बोडोलैंड की अगर आप बात कर लो, या आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ, क्यों अलग हुआ? सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा और संस्कृति की पहचान की वजह से। तो भारत में समय समय पर अलग अलग क्षेत्र अलगाव की मांग करते हैं। इनकी मांग को जब स्वीकार कर लिया जाता है तो अलग राज्य के रूप में आ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है भाषाई और सांस्कृतिक पहचान। तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की पहचान के लिए अलगाव की डिमांड करती हैं। जैसे कि पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, फिर 2014 में जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। कुछ क्षेत्र इसलिए अलगाव की मांग करते हैं क्योंकि वो पिछड़ जाते हैं। तो जैसे मान लो इतना बड़ा एक एरिया है और इसका एक हिस्सा ऐसा है, ये वाला, जिसको अर्थव्यवस्था का वो लाभ नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। ये वाले एरिया डेवलप होते जा रहे हैं जबकि ये एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इस एरिया को ऐसा लगेगा कि भाई इस राज्य के अंडर में अगर हम रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये बंदा अलगाव की डिमांड कर देगा। तो कई बार विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के बीच में असमानता फैल जाती है, जिसकी वजह से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं वो महसूस करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। उदाहरण के लिए देखो, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। झारखंड की बात करो तो यहाँ पर कोयले की खाने हैं, लोहे की खाने हैं, यानी कि माइनिंग एरिया है बहुत बड़ा। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ बिहार को मिल रहा था। यहाँ से माइनिंग की जाती थी और उसका रेवेन्यू जो है वो बिहार पे खर्च होता था। तो ऐसे में झारखंड को लगता था यार हमारे साथ नहीं, न्याय नहीं है, हम तो, हमारे पास रिसोर्सेज हैं फिर भी हम गरीब हैं। तो ऐसे में झारखंड ने अलगाव की डिमांड कर दी और आज झारखंड अलग राज्य है। अगली चीज़ है प्रशासनिक आवश्यकता। कई बार कुछ क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि उनका प्रशासन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जनता को जो है सरकार की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। तो जनता सरकारी सेवा को जब उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता तो फिर वो अलगाव की डिमांड करती हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले एमपी का भाग था और अब छत्तीसगढ़ आप अलग राज्य के रूप में देख सकते हो। कई बार भौगोलिक असंतोष होता है, कुछ लोगों की स्थानीय समस्याएं होती हैं और जब राज्य सरकारें उन स्थानीय समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाती हैं तो अलग राज्य की डिमांड बढ़ती है। जैसे कि मिजोरम की हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। मिजोरम पहले असम का इलाका था। अब 1959 में मिजोरम में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। तो 1959 में जब मिजोरम में अकाल पड़ गया तो असम गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए थी। असम गवर्नमेंट ने मिजोरम की मदद नहीं करी। अब भाई इन्हें लगा कि यार हम असम के साथ रहेंगे तो कभी हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। इन्होंने अलगाववाद की डिमांड कर दी। कई बार हिंसक मांग भी रही। आगे चलकर मिजोरम को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर आगे चलकर राज्य बना दिया गया। तो अगर आप उदाहरणों की बात करोगे तो इतने सारे उदाहरण दिए। तेलंगाना की बात कर लेना आप, उत्तराखंड की बात कर लेना। उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था लेकिन ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ के लोग अपनी विशेष पहचान बनाना चाहते थे। सन 2000 में उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के आसपास के कुछ लोग हैं जो गोरखालैंड बनाने की डिमांड करते हैं। हालांकि ये डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है बट ये डिमांड अभी भी जारी है। ऐसे असम में बोडो नाम की जनजाति है, वो अलग होने की डिमांड करती रहती है कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, बोडोलैंड। तो ये ऐसी डिमांडें उठती रहती हैं भाई। ये लिखा भी है यहाँ पर, बोडोलैंड। सरकार क्या करती है भाई, तो सरकार आंदोलनों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान खोजती है कि बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए मैटर। जब मैटर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो और सरकार को लगता है कि अलग राज्य बना देना चाहिए तो राज्य बन भी जाते हैं, नहीं तो फिर सेना को भेज के मामले को दबा भी देते हैं भाई। निष्कर्ष ये निकलता है भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय असंतुलन तो है ही। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब है कुछ क्षेत्र आगे बढ़ जाते हैं विकास में, कुछ क्षेत्र पीछे हट जाते हैं। पीछे हटे हुए क्षेत्र अलग डिमांड कर देते हैं और कई बार ये मांग पूरी हो जाती है और कई बार इस मांग को दबा दिया जाता है। तो अगर हमें अलगाव से बचना है तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सब पर ध्यान देना होगा और विकास की रणनीति ऐसी बनानी होगी कि हर क्षेत्र का विकास हो पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि हमें ये पता चल पाए कि चीज़ें आप तक पहुँच पा रही हैं, नहीं पहुँच पा रही हैं। जिस हद तक हम समझाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ पा रही हैं, नहीं पा रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मतदान व्यवहार निर्धारक के रूप में जाति व वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए।
तो मतदान व्यवहार क्या है पहले तो हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये बात करेंगे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति और वर्ग की क्या भूमिका है। तो देखो, वोट डालने जाते हो, वोट डालने जाते हो तो उस दौरान आपके मन में एक अलग फीलिंग होती है। वोट डालने के बाद अलग चीज़ होती है और वोट डालने से पहले अलग चीज़ होती है। एक दिन पहले भी आपका ना माइंड चेंज किया जा सकता है। बस जो ये एक दिन पहले जो माइंड चेंज कर रहे हैं ना, जिस वजह से, वो मतदान व्यवहार है। तो मतदान व्यवहार मत डालने के तरीके हैं, यानी कि वोट डालने के तरीके और उनको प्रभावित करने की परिभाषा है कि जो भी चीज़ें वोट डालने में लोगों को प्रभावित करती है, सब मतदान व्यवहार में आता है। यानी कि अगर आप वोटिंग बिहेवियर को पढ़ोगे तो जो जो चीज़ें वोटिंग को प्रभावित कर सकती हैं वो सारी मतदान व्यवहार में आती हैं। तो ऐसे में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में बहुत सारे कारक होते हैं। मतदान व्यवहार का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप वोटिंग के आंकड़े पढ़ रहे हो कि कितने % वोटिंग हुई, चुनावी आंकड़ों का रिकॉर्ड रख रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ मतदान व्यवहार नहीं होता, बल्कि इसमें मतदाताओं के अनुभव भी होते हैं, भावनाओं के मनोवैज्ञानिक पहलू भी होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जब भी वोटिंग आती है तो पोल दिखाए जाते हैं, लोगों से जाके पूछा जाता है, हाँ भाई आप बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो चुनाव के दौरान फिर रैलियाँ होती हैं। कई बार बंदा ये सोच के चलता है मैं इस बंदे को वोट दूंगा, लेकिन रैलियों में कुछ भाषण ऐसे दिए जाते हैं, कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिससे बंदे का एकदम से माइंड चेंज हो जाता है। या फिर कई बार चुनाव से एक दिन पहले, 2 दिन पहले बंदे के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वो ना अगले दिन किसी और को वोट दे देता है, जबकि उसे किसी और को वोट देना होता है। तो ये सारी चीज़ें मतदान व्यवहार को प्रभावित क्या करती हैं, हम इन्हें यही पढ़ना है। तो मतदान व्यवहार का मतलब क्या होता है? मतदान व्यवहार का मतलब होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें एक वोटर को प्रभावित कर सकती हैं। तो जो जो चीज़ें एक वोटर को प्रभावित कर सकती है वो सब मतदान व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। अब बात हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मतदान व्यवहार में जाति और वर्ग की क्या भूमिका है। तो भाई भारत जैसे देश में अगर आपको वोट चाहिए तो आप क्या करो, अपनी जाति के बंदों को कह दो मैं तुम्हारा भाई हूँ, भले ही उनके लिए कुछ मत करो। क्योंकि अगर आज तक किसी जाति के बंदे ने किसी जाति का विकास किया होता तो अब तक हमारा पूरा देश डेवलप हो चुका होता। क्योंकि 1947 से लेकर अब तक हर जाति का बंदा लगभग सत्ता में आ ही चुका होगा। कोई कहीं का सीएम होगा, कोई कहीं का एमपी होगा, कोई कहीं का एमएलए बना होगा। तो उसने अपनी अपनी जाति के बंदों का विकास क्यों नहीं कर दिया? हर जाति के बंदा तुम्हें गरीब दिख जाएगा, ब्राह्मण भी गरीब होगा, क्षत्रिय भी गरीब होगा, वैश्य भी गरीब होगा, शूद्र भी गरीब होगा। क्यों नहीं करा उन्होंने उनका डेवलपमेंट? तो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका है जाति की भूमिका। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप देख लो, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा दिया है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और एक तरफ जाति को हटाने की बात करते हैं। तो जाति भारतीय समाज का एक मजबूत हिस्सा है और इसने भारतीय राजनीति को गहराई से क्या कर रखा है? प्रभावित कर रखा है। भारत में जाति को वोट बैंक की राजनीति बना रखा है। विभिन्न जातीय समुदाय विशेष राजनीतिक दलों के प्रति झुकाव रखते हैं। राजनीतिक पार्टियां जाति समूह को लक्ष्य करके अपनी नीति बनाती हैं, अपनी डिक्लेरेशन देती हैं। चुनाव में जो भाषण है वो जातियों के आधार पर दिए जाते हैं। चुनाव में मतदाता अक्सर अपनी जाति पहचान के आधार पर उम्मीदवार को चयन करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार उसी जाति का है तो लोग बाग उसे ही वोट डालते हैं। इवन इतना ही नहीं, भारत में तो जाति के आधार पर पार्टियां बन जाती हैं भाई। तो जिस एरिया में जिस जाति के लोग ज़्यादा होंगे उस एरिया में उसी जाति के बंदे को टिकट देंगे। दूसरा, क्षेत्रीय प्रभाव। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जातियों का प्रभुत्व है। जैसे उत्तर प्रदेश में यादव, जाट, दलित समुदायों का राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा है। दक्षिण भारत में वोका लिंगा लिंगायत का है, तो वहाँ के बंदों को उसी जाति के बंदे को वोट देंगे। तो भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हर एक बंदा अपनी जो कास्ट से जुड़ा हुआ है और ऐसे में उसको लगता है कि जो उसके कास्ट का व्यक्ति है वही उसके विकास में सहायता करेगा। ऐसे में जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं। जातीय पहचान के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और जातीय गठबंधन भी बनाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मतदान व्यवहार में वर्ग की क्या भूमिका होती है। देखो, 3 क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब सिंपल सी बात है, हाई क्लास के तो लोग कम होंगे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ज़्यादा होंगे। तो चुनावी नीतियाँ किसको ध्यान में रखकर बनेंगी? मिडिल क्लास और लोअर क्लास। बजट आएगा हर साल और कहेंगे हमने मिडिल क्लास के लिए कुछ कर दिया, और साल भर उनसे लपेटा जाएगा। 2 व्हीलर वालों से टोल टैक्स ले लेंगे और फिर कहेंगे हम मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी भी चुनाव में देश की आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लोगों के इनकम लेवल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप देखोगे, सामाजिक हैसियत जो है वो चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है। जैसे चुनाव के जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, मजदूर वर्ग की बात होती है, किसानों की बात होती है, लोअर मिडिल क्लास की बात होती है। ये उन पार्टियों को समर्थन करते हैं जो रोजगार, सब्सिडी और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। तो जो पार्टी रोजगार को बढ़ावा देगी, सब्सिडी को बढ़ावा देगी, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देगी, तो उन्हीं को मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और मध्यम वर्ग जो है सपोर्ट करता है। उच्च वर्ग का तबका अक्सर व्यापार और उद्यम बढ़ाने वाली पार्टियों को समर्थन करता है, यानी कि जो हाई क्लास के लोग हैं वो उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो प्राइवेट सिस्टम को बढ़ावा देगी। जबकि निम्न वर्ग जो होंगे वो उस पार्टी को बढ़ावा देंगे जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देगी। शिक्षित वर्ग ये चाहेगा कि भाई ऐसी पार्टियां हों जो उस समय की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करें। इसके अलावा गांव बनाम शहरी वर्ग, एक वर्ग ऐसा होता है जो गांव में रहता है,
वो चाहता है कि कृषि का कर्जा माफ हो जाए, सिंचाई की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। शहरी वर्ग कहता है रोजगार मिले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले। तो इसलिए जो पॉलिसीज भी हैं वो उसी हिसाब से बनाई जाती है कहाँ पर किस वर्ग के लोग रहते हैं। जहाँ ग्रामीण वर्ग के लोग होंगे वहाँ ग्रामीण नीतियाँ बनाई जाएंगी, जहाँ शहरी वर्ग के लोग होंगे वहाँ शहरी नीतियों की घोषणा की जाएगी। तो इस तरीके से जो क्लास है वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करती है। अब देखो जाति और वर्ग के बीच में संबंध भी होता है। अधिकतर ये देखा गया है जो निम्न आर्थिक वर्ग के लोग होते हैं उनकी जाति भी निम्न होती है। तो कई बार वो ऐसी पार्टियों को चुनते हैं जो ये कहती है कि हम इस विशेष पार्टी का आर्थिक उत्थान करेंगे। तो कई बार कुछ कम्युनिटी क्या करती हैं, इनकी भावनाओं के साथ खेल लेती हैं और ये कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो भाई कसम से कह रहे हैं कि तुम्हारा विकास पक्का होगा। अगले चुनाव में भी फिर वही यही मुँह लेके जाते हैं और वो बंदे वहीं के वहीं हो जाते हैं, उस बंदे का विकास हो जाता है जो बंदा वोट लेने आया था। तो जाति और वर्ग के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अधिकांशतः निम्न जाति के लोग ही निम्न आर्थिक वर्ग से आते हैं, गरीबी से आते हैं और ये ऐसे में ऐसी पार्टियों को चुनते हैं। हर बार बहुत आस लगा के इनकी नज़रें उन्हें देखती हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जाति आधारित राजनीति अक्सर वर्ग राजनीति के साथ मिलकर काम करती है। सोशल जस्टिस की बात तो की जाती है बट होता नहीं है। निष्कर्ष से निकलता है जाति और वर्ग दोनों ही भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जहाँ जाति एक स्थायी सामाजिक पहचान प्रदान करती है, वहीं वर्ग के मुद्दे चुनावी वायदों और नीतियों को आकार देते हैं। इस प्रकार एक सफल चुनावी रणनीति के लिए हमें जाति और वर्ग विभाजन को समझना होगा और उसे संबोधित करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में समस्याएं क्यों रहती हैं। इस क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे क्योंकि फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगी और फिर हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं समझ सकते। तो हम टोटल 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे। ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कैसा रहता है, उसके आधार पर हम जो है वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।